हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में आया हूँ एक न्यू वीडियो लेकर के, और ये बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से आपके बीच में प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको मौर्य डायनेस्टी का मैं वो चीज़ों पे फोकस करूँगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे, कि वो मौर्य डायनेस्टी कैसे रूल कर रहा था, कैसे मेरा इंडिया में राज कर रहा था, वो कौन से तरीके को उन्होंने आजमाया था। मैं इन सभी तथ्यों पे, इन सभी चीज़ों पे मैं फोकस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बात करूँ, सबसे पहला मैं बात करूँ ये मौर्य डायनेस्टी में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन पे इनका जो रूल था, वो क्या रूल था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे। तो सबसे पहला इनके पास था शाप्तांग थ्योरम। क्या था? शाप्तांग थ्योरम। इनका जो ये शाप्तांग थ्योरम था, और इनके पास था डायनेस्टी रूल, और थर्ड इज देयर मिनिस्ट्री रूल, और फोर्थ इज देयर मजिस्ट्रेट सिस्टम। मैंने क्या बताया? सबसे पहला बताया शाप्तांग थ्योरम, सेकेंड बताया डायनेस्टी रूल, और थर्ड इज देयर मिनिस्ट्री सिस्टम, एंड फोर्थ इज देयर मजिस्ट्रेट सिस्टम। मजिस्ट्रेट के अंडर क्या होता था कि बहुत सारे जो विभाग होते थे, वो विभाग यहाँ पे मजिस्ट्रेट के अंडर छोड़ दिया जाता था, और वो उन्हें रेगुलेट करते थे। प्राइम मिनिस्टर क्या जिस प्रकार से आज होते हैं ना, किसी डिफरेंट ऐसा डिपार्टमेंट का जो चीफ होते हैं, तो उसी प्रकार से जो मजिस्ट्रेट होते थे अपने अपने डिपार्टमेंट को वो हमेशा रेगुलेट किया करते थे। ये डिसीजन मेकर हुआ करते थे। इन्हें यदि कोई जब किंग हो जो थे, वो किंग के बाद इनके पास पावर हुआ करता था। मिनिस्टर सिस्टम में जिस प्रकार से हमारे आज जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और जो लोग अभी जैसे मेरा इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के बाद कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो और भी लोग प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो मिनिस्टर होते हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर ऑल ओवर मिनिस्टर होते थे। जैसे आर्मी का चीफ हो गए, और फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। उसी प्रकार से मैं बताऊं तो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उस समय, कॉमर्शियल मिनिस्टर होते थे, आईबी मिनिस्टर होते थे, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ करता था। और यहाँ पे उस समय बिजनेस होता था स्किन का, मीन्स जो एनिमल वगैरह होते थे, एनिमल का स्किन को सेल किया जाता था, तो उनके लिए भी एक मिनिस्टर को इन्होंने रिक्वायरमेंट करते थे। और साथ में यहाँ पे जो होता था हॉर्स को वहाँ पे सिखाया जाता था। हॉर्स के लिए एक स्पेशल मिनिस्टर रखा जाता था, ताकि हॉर्स को रेगुलेट किया जा सके, और उन्हें आर्मी के लिए मैं उसे यूज़ कर सकूं। तो हॉर्स का सिस्टम को था। फिर यहाँ पे मैं देखूं तो एलिफेंट को भी रखा जाता था। एलिफेंट को इसलिए रखा जाता था ताकि एलिफेंट से क्या होगा कि एलिफेंट को भी मैं वो उस समय क्या करते थे कि वार में इसका भी यूज़ किया करते थे। तो आर्मी का जो एलिफेंट थे, एलिफेंट का भी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हॉर्स का भी अलग से प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उसी प्रकार आईबी का प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कॉमर्शियल प्रेसिडेंट और फाइनेंस प्रेसिडेंट। और साथ ही साथ जो हमेशा कुछ ऐसे जो टकसाल थे, टकसाल मीन्स क्या होते थे कि ये जो मिंट है ना, ये अपने एरियाज़ पे अपने कवर करते थे, उस एरिया पे शासन करते थे छोटे मोटे रूप से, तो इसे मिंट बोला जाता था। तो ये मैंने बताया। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं ये शाप्तांग थ्योरी क्या है। शाप्तांग थ्योरी ये होता है कि जो हमारे जो क्या बोलूँ जो चाणक्य का रूल था, वो चाणक्य रूल अकॉर्डिंग ये था कि सारे लोगों लेकर के सार्वभौमिकता की बात करता है। सार्वभौमिकता मीन्स अपने शासन को इस बेस पे चलाना है, ताकि जो सारे लोग हमारे हैं, सारे लोगों एक साथ मिल करके यूनिवर्सल अकॉर्डिंग में रूल कर पाऊँ। तो इनकी शाप्तांग थ्योरम ये थी। डायनेस्टी रूल की ये था कि इसमें राजा का शासन होता था, राजा ही सर्वोपरि होते थे, राजा ही प्रधान होते थे, प्रधानमंत्री भी राजा के अंडर हुआ करते थे, मिनिस्टर फिर प्राइम मिनिस्टर के अंडर हुआ करते थे। और यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो होते थे वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह का जो भी अंडर में जो ऑफिसर्स होते थे वो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। अब प्रेसिडेंट जो बहुत सारे जो विभाग का जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जैसे फाइनेंस, कॉमर्शियल, आईबी, स्किन, हॉर्स, एलिफेंट और मिंट का। क्लियर इज देयर? अब मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं बताऊं इनके पास आर्मी की मैं बात करूं, स्पेशल आर्मी। मैं जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यहाँ का आर्मी बहुत ही मजबूत है। एक ऐसा पर्सन होता है जिन्होंने सिकंदर महान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। एक ऐसे पर्सन होता है जो बड़े बड़े योद्धा इनसे लड़े जब, तो इनके सामने चकनाचूर हो गए। तो आखिर क्या कारण था?
ये जो मैं बात करूं यहाँ पे आर्मी की बात मैं करूं तो यूनानी के द्वारा बताया गया है, यूनानियों के द्वारा इनके बारे में बताया गया है कि इनके पास लगभग इन्फेंट्री जो सोल्जर थे, इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना जो इनके पास थी, लगभग 6 लाख इनके पास सेना थी। कितनी थी? 6 लाख इनकी अपनी सेना थी। और 6 लाख एक प्लूटार्क नाम का पर्सन ने बताया है कि ये 6 लाख सेना के साथ इन्होंने पूरी भारत को रौंद दिया था। साथ ही साथ उत्तर भारत पे भी इन्होंने पूरी तरह से अपनी धाकड़, अपनी जो एरिया है उसको कब्जा कर लिया था। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनकी बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रेंथ, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये डायनेस्टी इसलिए पॉपुलर हो पाया था। अदर की मैं बात करूं, हॉर्स आर्मी की जो था मीन्स घुड़सवारी रखा करते थे। जो घुड़सवारी है उनका यूज़ करते थे किसके लिए? तो उसका भी युद्ध में, बैटल में यूज़ करते थे। और लगभग घुड़सवारी इनके पास 30,000 था। कितना था? 30,000 घुड़सवारी था। और इनके पास जो ये आर्मी है वो लगभग यहाँ पे कौन सा है, इनको गज आर्मी बोला गया। गज आर्मी 9,000 है। और ये गज आर्मी करते क्या थे? गज आर्मी ये करते थे कि जो रथ होता था ना, जो रथ होता था वो रथ के लगभग 10 गज के अंडर में जो रथ है, जो मेन जो राजा है या राजा की और भी जो बड़े बड़े जो योद्धा होते थे, योद्धा के जो बगल है वो बगल में सारे 10 गज के अंडर में बहुत सारे सेना होते थे, बहुत मजबूत सेना। जैसे आज मैं बात करूं इसको, जैसे जेड सुरक्षा वगैरह का नाम आपने सुना होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के देखिएगा बगल में जो ब्लैक सूट वाले होते हैं, बहुत ही खतरनाक वो सारे पर्सन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को पूरी तरह से सुरक्षा सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो गज आर्मी है, ये गज आर्मी जो भी मेन योद्धा होता था और लड़ने के लिए जो मैदान में उतरते थे उस समय ये पूरी तरह से उसकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा करते थे और मजबूती के साथ उन्हें बचाए रखते थे, ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो गया तो उस समय सबसे पहले गोली यहाँ पे गज आर्मी खाएगा, उसके बाद ही मेन जो वहाँ पे योद्धा है उसकी मृत्यु होगी। ये ध्यान रखिएगा। इनके पास जो चैरियट था मीन्स इनके पास जो रथ थी वो रथ कितनी थी? तो 8,000 थी। कितनी थी? 8,000। तो मैंने बताया इन्फेंट्री इसके पास 6 लाख है, हॉर्स आर्मी 30,000 है और गज आर्मी 9,000 है और चैरियट इनके पास 8,000 है। और इतने बड़े सोल्जर के साथ इन्होंने समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनके पास आर्मी होगा। और ये आर्मी का ऐसे और विथ माइंड भी चाणक्य जैसा हो तो बड़े बड़े एरिया को जीतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं हो पाता था। इनका जो मैं बात करूं, सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का भी प्लेसमेंट इन्होंने किया था। जैसे मैं बात करूं इंटेलिजेंस का, इन्होंने इंटेलिजेंस सिस्टम को या इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने प्लेसमेंट कर दिया था। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता था? वो ऑर्गेनाइजेशन भी कई प्रकार का था, जैसे कि इंस्टीट्यूट रूप से था। इंस्टीट्यूट रूप का काम ये होता था कि एक अलग उसका स्पेशल एक रूम बना होता था, जहां से वो क्या करते थे कि अपने कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में कोई भी एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी पे नज़र बनाए रखते थे कि कहीं भी हमारी कंट्री में कहीं भी कोई अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री हम पे अटैक करना चाहता है या कोई ऐसा पॉलिसी बनाया जा रहा है तो उस पर वो नज़र रखते थे। और ये इंस्टीट्यूट के द्वारा काम होता था। और दूसरा होता था संचरा। ये संचरा जो होता था वो क्या करते थे? ये भी एक आईबी का अंग होता था इंटेलिजेंस का। और ये क्या करते थे कि पूरा अपने जो एरिया है वो घूमते फिरते रहते थे, वर्ल्ड में भी कभी चक्कर लगाते रहते थे और पूरी दुनिया की जो भी अफेयर चल रहा होता है उसको वो हमेशा माइंड सेट रखते थे और अपने राजा को आकर के बताते थे। तो ये जो मैंने बताया सबसे पहला इंस्टीट्यूट रूप का, दूसरा बताया संचरा रूप से। उसके बाद जो था यहाँ पे वो था उभय वेतन। उभय वेतन का काम ये होता था कि कभी ऐसा हुआ कि फॉरेन में कोई ऐसा पॉलिसी आ गया जो हमारे इंडिया के लिए घातक हो सकता है या डायनेस्टी के लिए घातक हो सकता है, उस समय ये हमेशा गुप्त रूप से काम करता था और गुप्त रूप से हमारे जो रूलर होते थे उनको ये सूचित करता था कि एक इस प्रकार का इवेंट होने वाला है। तो ये सारे तो डायरेक्टली रूप से करते थे, बट ये जो था वो जो मैंने उभय वेतन बताया है ये इनडायरेक्टली रूप से करता था और पूरी तरह से किसके लिए? तो रूलर के लिए काम किया करते थे।
उसी प्रकार जो अभी जुडिशरी सिस्टम मैं देखता हूं, ये जुडिशरी सिस्टम अभी सिर्फ नहीं, ये जुडिशरी सिस्टम किस समय था, कहा गया न्याय की जो जंजीर लगाया था किसने, जहांगीर ने लगाया था। बट ऐसा बात नहीं है कि इन्होंने जहांगीर आया तो ही यहाँ पे न्याय होता था। जस्टिफिकेशन तो मेरे इंडिया की पहचान है और ये जस्टिस की एक्टिविटी जुडिशरी सिस्टम को यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी दो प्रकार का हुआ करता था, एक जो है सो किंग के पास जस्टिफिकेशन होता था और दूसरा होता था विलेज लेवल पे। जो विलेज का जो गांव का जो हेड होते थे, जो मुखिया होते थे, उसे ग्रामिक नाम से जाना जाता था और ये ग्रामिक विलेज लेवल पे जस्टिफिकेशन करते थे और किंग जो है वो अपने दरबार में किया करते थे। यहाँ पर भी केस दो प्रकार का होता था, एक होता था सिविल और दूसरा होता था क्रिमिनल। आज भी जिस प्रकार से सिविल और क्रिमिनल होता है, सिविल वो केस होता है जिसमें आप डायरेक्टली समझिए कि कोई भी ऐसा डेंजरस जो मामला ना हो, यदि डेंजरस मामला ना हो, कोई ऐसा मर्डर का मामला ना हो, कोई ब्लड किसी का ऐसा ना हो कि उसकी बॉडी से ब्लड निकाल दिया गया हो, या ऐसा ना हो कि कोई किसी लोगों का कोई ज़्यादा तबाह कर दिया गया हो, परेशान कर दिया गया हो, कोई डेंजरस ऐसा कोई चीज़ें यदि नहीं होगा तो सिविल केस के अंडर होता है। और कभी भी किसी का डायरेक्टली रूप से उसकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है या डायरेक्टली रूप से बॉडी को लॉस कर रहा है, ऐसी एक्टिविटी हमारा क्रिमिनल केस के अंडर कंसीडर की जाती है। ऐसे सिविल और क्रिमिनल केस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें कही गई है। तो ये जो सिविल है और ये क्रिमिनल केस है, तो सिविल केस का मामला जो ऐसा होता है जिसमें लोगों को छोड़ दिया जाता है, मीन्स बेल दे दी जाती है, बट क्रिमिनल केस में बेल नहीं मिलता है। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये अशोक महान की मैं बात करूं तो अशोक महान एक ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने टाइम पीरियड में 26 ईयर के एज में इन्होंने लगभग 25 ऐसे बड़े बड़े केस करने वाले जो क्रिमिनल केस वाले भी मेंबर होते हैं, लेकिन उसकी ओल्ड एज होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर देते हैं, मीन्स रिलीज कर देते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें बताया, अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे सेल टैक्स के बारे में। आज जो हमारा जो टैक्स लगती है, सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होती है। जिस प्रकार से आज हमारा जीएसटी लिया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और वहाँ पे 2 टाइप्स का टैक्स होता था। एक होता था कैश सेल टैक्स और एक होता था इरिगेशन पे टैक्स। इरिगेशन टैक्स वो होता था कि जब कोई इरिगेशन की काम कर रहा है क्रॉप्स के लिए, तो जो लैंड पे जो भी एरियाज पे इरिगेशन का काम हो रहा है, वहाँ पे जब क्रॉप्स होगा तो उसका जो यूज़ किया जाएगा बाद में, आप खाने के लिए यूज़ करिए या सेल करने के लिए यूज़ करिए। तो जब मैं खाने के लिए यूज़ करूँगा, क्या पता मैं उसको फसल को उगाऊँगा और वो क्रॉप्स को शायद मैं अपनी बॉडी के लिए यूज़ करूँगा, उसको सेल नहीं करूँगा, तो उस केस में आपको क्या देना होगा, तो आपको जो इरिगेशन टैक्स देना पड़ेगा। इरिगेशन मीन्स जब सिंचाई होती थी उसी समय टैक्स गवर्नमेंट आपसे ले लिया जाता था उस समय। दूसरा होता था जब उसको मैं सेल करने जा रहा हूं तो सेल करने के समय भी एक टैक्स देना पड़ता था। तो एक कैश सेल टैक्स होता था और दूसरा इरिगेशन टैक्स होता था। अब मैं बात करूं यहाँ पे टैक्स रेट कितनी थी, तो टैक्स रेट जो यहाँ पे था वो 1/10 था। कितना था? 1/10 था। उनकी जो टैक्स रेट है वो 1/10 है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब अशोक महान बौद्ध धर्म के प्रेमी हो गए तो इन्होंने लुम्बिनी का जो एरिया है, जो नेपाल के लुम्बिनी नामक जो एरिया है, नेपाल के लुम्बिनी नामक एरिया में यहाँ पे टैक्स उन्होंने थोड़ा सा डिडक्शन दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा डिडक्शन दिया था और यहाँ पे क्या कर दिया था इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने 1/8 कर दिया था। कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स पे थोड़ा सा इन्होंने कोशिश किया था बदलने का। अब अदर चीज़ों की मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट की जो लैंड होती थी, वो गवर्नमेंट लैंड पे इन्होंने एक नेम दिया था जिसका नाम होता था सीता। क्या नाम होता था? सीता। तो गवर्नमेंट की भूमि को सीता भूमि के नाम से मौर्य डायनेस्टी में बोला जाता था। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौटिल्य ने मौर्य डायनेस्टी में 3 थ्योरम बताए थे
किसी भी कंट्री या किसी फॉरेन कंट्री से लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने 3 तरीका बताया। सबसे पहला बताया लाइट वार। लाइट वार का मीनिंग ये होता है कि डायरेक्टली आमने सामने से जो लड़ाई होती है उसको लाइट वार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बताया यहाँ पे डिसेप्शन वार। डिसेप्शन वार वो वार है जिसमें मैं डिप्लोमेसी अकॉर्डिंग वार करता हूँ, मीन्स जिसमें एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है या छल कपट जैसा भी एक्टिविटी हो, लेकिन मैं उसमें क्या करता हूं, एक सिविल वार की तरह होती है और ये वार डिसेप्शन वार कहलाता है। अदर यहाँ पे एक वार बताया त्रिशनी वार। त्रिशनी वार क्या होता था, एक ऐसा वार होता था त्रिशनी वार जिसमें इन्होंने बताया था कि जिस देश से तुम्हें नफरत है या जिस देश ने तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसमें गृह युद्ध करवा दो। मीन्स आपस में लोगों को लड़वा दीजिए ताकि वो आपस में ही लोग लड़ जाएंगे और आपस में जब वो सारे लड़ जाएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली उस देश से मैं जीत जाऊंगा। आज भी जो पॉलिटिकल में ये चीज़ें देखने को मिलती है, त्रिशनी वार, डिसेप्शन वार और लाइट वार, ये कौटिल्य का ही देन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की देन है। तो ये जो मैंने बताया, अब चीज़ें एक और बता दूं कि डिफरेंस मिनिस्टर का हब बनाया जाता था। डिफरेंस मिनिस्टर में क्या होता था कि एक अलग अलग मिनिस्टर बनाया जाता था और वो मिनिस्टर अलग अलग चीज़ों पे रेगुलेट करते थे और एक मिनिस्टर के अंडर 30 मेंबर हुआ करते थे। कितने मेंबर? 30 मेंबर हुआ करते थे और 30 मेंबर मिल करके अपने टीम के लिए काम करते थे और अपने जो भी उन्हें टारगेट दिया जाता था उस टारगेट पे वो पूरी तरह से फोकस करते थे। यहाँ पे मैं बात कर दूं तो एक चीज़ें जो इससे होती थी, जो इस समय में 5 प्रांत में बटा हुआ था। मीन्स इनकी एरिया जिस प्रकार से आज मेरा जो देश है वो 28 स्टेट में और 8 टेरिटरी में डिवाइड है, ठीक उसी प्रकार उस समय यहाँ पे 5 प्रांत में डिवाइड था जो हमारा मौर्य डायनेस्टी, और 5 प्रांत को चक्र के नाम से जाना जाता था। ये 5 प्रांत को चक्र के नाम से जाना जाता था और वहाँ पे जो शासन करते थे उसे प्राणपति के नाम से जाना जाता था। जो वहाँ पे शासन करते थे उसे प्राणपति के नाम से जाना जाता था और उसे कुमार के भी नाम से जाना जाता था। तो ये जो चीज़ें थी, अब मैं एक बात और बता दूं कि जो लैंड टैक्स था वो लैंड टैक्स 1/6 था। जो लैंड टैक्स है, जो ज़मीन का टैक्स है, वहाँ पे रिवेन्यू जो टैक्स है 1/6 है। मीन्स टोटल उपज जो होगी उस टोटल उपज की एक भाग आपको रूलर को देना पड़ेगा। यहाँ पे इस टोटल भाग में 6 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से एक पार्ट किसका होगा तो रूलर का होगा और 5 पार्ट उसका होगा जिन्होंने उसमें खेती को उपजाया था। तो ये जो चीजें थी मैं एक चीज और बता दूं, ये रिवेन्यू सिस्टम भी किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो मौर्य डायनेस्टी ने। जुडिशरी सिस्टम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? मौर्य डायनेस्टी ने। और यहाँ पे एग्रीकल्चर टैक्स लिया जाता था और ये एग्रीकल्चर जो टैक्स था वो कितना था तो एग्रीकल्चर टैक्स इनके पास टोटल देखने को मिल रहा है टैक्स रेट ऐसे 1/6 यहाँ पे जो लैंड पे लिया जाता था। लेकिन यही जो 1/6 मेन जो रूप से है, ये 1/6 को लुम्बिनी के लिए हमारे अशोक महान ने 1/8 कर दिया था और इसमें उसे डिडक्शन मिला हुआ था। अब मैं बात करूं जो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है इंडिका। ये इंडिका जो बुक है, इंडिका बुक से ये देखने को मिला कि टाउन एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे चला करता था। मीन्स शहरी जो निगम प्रणाली है, आज जो मैं कहता हूँ ना कि जो नगर निगम है, महानगर है, ये जो फैसिलिटी जो मैं आज देखने को मिलता है, ये चीज़ें मौर्य डायनेस्टी में भी देखने को मिला है। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया बहुत ही ईजिली तरीके से। एडमिनिस्ट्रेशन का एक एक पार्ट और आने वाली है, तब जाकर के आपको मौर्य डायनेस्टी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम समझ में आएगी। और आपको मेरी तरफ से पूरी आशा है कि आपको ये बहुत ही शानदार, जानदार, बेधड़क लगा होगा। तो आप एक बार इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाए और आज के बाद मौर्य डायनेस्टी की हर समस्याओं से वो कभी भी अनभिज्ञ ना रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।
आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मैं आपके साथ रहूँगा हर समय, हर वक्त, आपके दिलों के धड़कनों में मैं बसा रहूँगा। मैं इतनी कोशिश करूँगा कि आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार।